अब हम डिस्कस करने वाले हैं एजीसीसी क्लासिफिकेशन में हर एक कैंसर को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रीनल सेल कार्सिनोमा का, तो हर कैंसर में T0 TX जो रहता है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। अगर X है तो इसका मतलब होता है कि ट्यूमर जो है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ट्यूमर कैन नॉट बी एसेस्ड, जबकि 0 का मतलब होता है नो एविडेंस। तो ये हर के लिए एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं T1 से। तो T1 में अगर हम बात करें तो T1 लेस देन 7 सेंटीमीटर होता है, तो उसको T1 बोलते हैं। और उसमें भी बेसिकली दो फर्दर होता है क्लासिफिकेशन। एक होता है T1A। तो T1A की बात करें तो उसमें जो ट्यूमर होता है लेस देन 4 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें जो रहता है यूजुअली हम लोग पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं। जबकि T1B जो रहता है 4 से 7 सेंटीमीटर के बीच में जो रहता है, उसमें जो है हम लोग पार्शियल नेफ्रेक्टमी कंसिडर कर सकते हैं अगर जो है हाइलम के पास ट्यूमर नहीं होता है। तो ये होता है T1B। अगर हम बात करें T2 का, तो T2 वो जो कैंसर होता है वो मोर देन 7 सेंटीमीटर होता है। तो T1 जो रहा है वो लेस देन 7 सेंटीमीटर और T2 रहा मोर देन 7 सेंटीमीटर। दोनों में जो कैंसर है वो अभी भी किडनी में ही है, लिमिटेड टू किडनी, दोनों में ही किडनी में लिमिटेड रहता है। तो T2 भी फर्दर क्लासिफाई होता है T2A और T2B। T2A जो रहता है वो 7 से 10 सेंटीमीटर के बीच का ट्यूमर होता है, जबकि T2B मोर देन 10 सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं T3। T3 का जो रहता है अगर बात करें तो जो ट्यूमर रहता है वो किडनी के बाहर है बट विद इन जीरोटा फेशिया, जबकि T4 जो रहता है बियॉन्ड जीरोटा फेशिया होता है। तो T3 जो रहता है फर्दर क्लासिफाई होता है 3 में। तो सबसे पहले हम बात करें T3A की, तो T3A में जो रहता है इसमें बेसिकली जो रहता है ट्यूमर रीनल वेन में या उसकी सेगमेंटल ब्रांचेस में इन्वॉल्व कर जाता है, तो T3A कहलाता है। फिर अगर पेल्विक कैलेसियल सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट है तो भी T3A कहलाता है। या अगर हम बात करें पेरीरीनल या रीनल साइनस फैट, तो इसमें अगर इन्वॉल्व कराता है तो ये भी जो है T3A कहलाता है। तो T3A का बेसिक सा है कि इसमें जो है किडनी में की जो रीनल वेन है उसमें जा रहा है, उसकी ब्रांचेस में जा रहा है, पेरीरीनल फैट में जा रहा है, रीनल साइनस फैट में जा रहा है और पेल्विक कैलेसियल सिस्टम में जाता है। जबकि अगर हम बात करें T3B, तो T3B को हम याद कर सकते हैं B फॉर बिलो। तो इसमें जो रहता है IVC में जो रहता है ट्यूमर चला जाता है और वो बिलो द डायफ्राम रहता है। जबकि अगर T3C की बात करें तो C का मतलब होता है चेस्ट, तो इसमें जो रहता है अबव डायफ्राम चला जाता है चेस्ट में, तो ये बेसिकली अबव डायफ्राम चला जाएगा। या अगर IVC की वॉल को इन्वेट कर गया है तो उसको भी T3C बोलते हैं। अब T4 की बात करें तो T4 जो है हमने पढ़ा, T4 क्या है, बियॉन्ड जीरोटा फेशिया। इसमें जो रहता है जीरोटा फेशिया के बाहर चला जाता है और इसमें जो रहता है मेनली एड्रिनल को इन्वॉल्व करता है, तो इसको बोलते हैं T4 बोलते हैं। और एड्रिनल का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बेसिकली कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस जो एड्रिनल को इन्वॉल्व करता है वो T4 में होता है। जबकि अगर हम बात करें कि जैसे इस वर्ड का मतलब क्या है, अगर ये किडनी है और किडनी में अपर पोल में ट्यूमर है और ये एड्रिनल में डाल रहा है तो इसको कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं और ये T4 में कैटेगरी में आता है। बट अगर यही सेम जो है ट्यूमर, अगर ये किडनी है और यही सेम ट्यूमर लोअर पोल में है और एड्रिनल यहाँ पे और इसमें ट्यूमर जा रहा है तो ये मेटास्टेसिस कहलाता है। तो इसलिए कंटिन्यूअस स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें लिम्फ नोड की, तो लिम्फ नोड बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही मेन चीज़ होता है कि अगर कोई भी रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है तो वो N1 कैटेगरी में आता है। तो ये जो रहता है बेसिकली N1 रहता है। और N0 NX जो रहता है यूजुअली ऐसे ही लिखते हैं। N0 में NX की बात करें तो उसमें असेसमेंट नहीं हो पाता है, जबकि N0 रहता है कोई मेट्स नहीं है। तो हमें N1 याद रखना है कि कोई भी रीजनल नोड अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो N1 होता है। उसी तरीके से M1 होता है, कोई भी डिस्टेंस मेटास्टेसिस होती है तो एक ही कैटेगरी होता है और वो जो रहता है वो रहता है M1। तो किसी तरीके का डिस्टेंस मेट्स M1 कहलाता है। तो ये रहता है RCC के बारे में। फिर अब हम UTUC के बारे में बात करें तो
यूटीयूसी जो रहता है अपर ट्रैक में मेनली दो चीज़ें आती है, रीनल पेल्विस और यूरेटर। और एजीसीसी में अगर हम बात करें तो इन दोनों के लिए जो है क्लासिफिकेशन सेम रहता है। तो अगर रीनल पेल्विस और यूरेटर के कैंसर की बात करें तो इसमें जो रहता है एक, सबसे पहले हम बात करेंगे टी ए कैटेगरी से। तो यूटीयूसी में एक टी ए कैटेगरी होता है, उसमें बेसिकली जो रहता है नॉन इन्वेजिव जो कैंसर होता है, नॉन इन्वेजिव कैंसर लो ग्रेड पेपिलरी कैंसर को टी ए बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली पेपिलरी आता है, जबकि जो टी आई एस है, नाम से ही पता चल रहा है, टी आई एस जो रहता है वो बेसिकली उसमें कार्सिनोमा इन सीटू आता है। और कार्सिनोमा इन सीटू जो रहता है वो फ्लैट लीजन रहता है, फ्लैट लीजन। जबकि टी ए जो है वो, अगर हम बात करें तो इन्वेजिव पेपिलरी, नॉन इन्वेजिव पेपिलरी कार्सिनोमा वो उठा हुआ रहता है, इस तरीके से रहता है और ये फ्लैट होता है। तो इस वजह से ये जो रहता है लो ग्रेड में आता है यूटीयूसी में, जबकि जो सीआईएस होता है वो हाई ग्रेड ट्यूमर होता है। फिर अगला अगर हम बात करें तो T1 होता है। T1 में बेसिकली अगर मस्त सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है, इसको हम याद कर सकते हैं सेक्स से, सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। तो सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू जो रहेगा T1 होता है। T2 की बात करें तो T2 जो रहता है मस्कुलरिस लेयर, मसल्स में इन्वॉल्वमेंट को जो रहता है T2 बोलते हैं। फिर अब बात करते हैं T3। तो T3 जो रहता है यूजुअली ज़्यादातर में जो रहता है फैट के इन्वॉल्वमेंट को T3 बोलते हैं। अगर हम बात करें रीनल पेल्विस में, तो रीनल पेल्विस में पेल्विस के अराउंड जो फैट होता है उसको इन्वॉल्व करता है तो T3 कहलाता है, उसको बोलते हैं पेरी पेल्विक फैट। तो T3 क्या होता है? फैट, FAT फैट। तो पेरी पेल्विक फैट या रीनल पैरेन्काइमा इन्वॉल्व कर रहा है तो वो भी T3 कहलाता है। जबकि अगर हम बात करें यूरेटर में तो उसमें होगा पेरी यूरेट्रिक फैट। तो फैट जो है वो बेसिकली T3 होता है। ऊपर भी हम देख सकते हैं कि इसमें जो हमने T3 है तो इसमें जो T3 होता है इसमें रीनल साइनस फैट, तो FAT फैट। तो इसमें जो रहता है T3A में आता है। तो इसमें पेरी रीनल या रीनल साइनस फैट T3A में आता है। उसी तरीके से यूटीयूसी में अगर पेल्विस के अराउंड फैट पेरी पेल्विक फैट या पेरीयूरेट्रिक फैट है तो T3 में आता है। T4 जो रहता है वो एडजेसेंट ऑर्गन में होता है, तो एडजेसेंट ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट जो रहता है वो कहलाता है T4। और दूसरा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी होती है कि जो अगर पेरीनेफ्रिक फैट इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम जो फैट की डिस्कशन कर रहे थे, तो पेल्विस के अराउंड जो फैट होता है रीनल पेल्विस में तो वो T3 होगा, और यूरेटर के अराउंड तो वो भी T3 होगा। बट अगर पेरीनेफ्रिक फैट है, पेरीनेफ्रिक फैट का मतलब हो गया है कि कैंसर जो है किडनी को इन्वेट करता हुआ उससे आगे निकल गया, तो वो T4 कहलाता है। तो पेरीनेफ्रिक फैट जो रहता है वो T4 रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इसमें। फिर अब नोड्स की बात करें तो किडनी में हम देख रहे थे सिर्फ एक ही कैटेगरी होता था कि रीजनल नोड्स इन्वॉल्व है कि नहीं। बट अगर हम बात करें यूटीयूसी में तो यूटीयूसी में 3 कैटेगरी होती है और 2 तरीके से कर सकते हैं, एक साइज होता है और एक नंबर होता है। तो साइज और नंबर होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें N1 की, तो N1 कैटेगरी में जो रहता है सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व रहता है, सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व रहता है। और साइज की बात करें तो साइज जो रहता है यूजुअली 2 सेंटीमीटर से कम रहता है। तो 2 सेंटीमीटर से कम सिंगल लिम्फ नोड रहेगा, ये है छोटा सा लिम्फ नोड। तो ये जो रहता है ये N1 डिजीज होता है। फिर अगर हम बात करें N2 डिजीज, N2 डिजीज में जो रहता है वो उसमें भी अगर सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, इसमें 2 कैटेगरी हो सकती है। अगर सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो वो 2 to 5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, या तो लिम्फ नोड जो है मल्टीपल होने चाहिए। तो मल्टीपल हो लिम्फ नोड, अगर हम बात करें इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर मल्टीपल हैं, छोटे छोटे बहुत हैं, तो ये भी N2 होता है। और अगर सिंगल लिम्फ नोड है, बड़ा सा है, और ये जो है ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, 2 to 5 सेंटीमीटर के बीच में है, तो ये भी जो रहता है N2 रहता है। अगर नोड्स का साइज जो रहता है, मल्टीपल नोड भी है और बड़े बड़े हैं, बहुत ही बड़े बड़े हैं, इतना बड़ा नोड है जिसमें नोड जो है 5 सेंटीमीटर का है, तो चाहे वो सिंगल हो चाहे मल्टीपल हो, उससे बड़ा है 5 सेंटीमीटर से बड़ा, तो वो जो रहता है यूजुअली N3 कहलाता है। तो बेसिकली जो इसमें रहता है कि अगर लिम्फ नोड 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो उसको बोलते हैं लेस देन 2 सेंटीमीटर, तो N1। फिर अगर 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच में होगा तो N2, और 5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा तो N3 रहता है। ये साइज होता है।
फिर अगर हम बात करें मेटास्टेसिस का, तो किडनी की तरह ही इसमें सिर्फ एक कैटेगरी होती है, डिस्टेंस मेटास्टेसिस की, M1 कैटेगरी। फिर अब बात करते हैं यूनि ब्लैडर की। यूनि ब्लैडर जो रहता है, इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें भी जो हमने देखा था TA कैटेगरी होता है, UTUC की तरह। ब्लैडर भी यूरोथेलियम से लाइंड होता है। तो इसमें जो TA कैटेगरी होता है वो नॉन इन्वेजिव पैपिलरी ट्यूमर होता है, और सेम UTUC की तरह इसमें भी TIS कैटेगरी है। और TIS कैटेगरी जो रहता है इसमें उसको CIS बोलते हैं, उसमें फ्लैट हाई ग्रेड रेड वेलवेटी पैच मिलता है। तो इस तरीके से होता है। फिर हमने जो था T1 में देखा था, UTUC के केस में T1 में, तो वो जो था सेक इन्वॉल्व कर रहा था। सेक जो रहता है उसी को बोलते हैं लेमिना प्रोपेरिया। तो सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू सेक अगर इन्वॉल्व है तो लेमिना प्रोपेरिया होता है। और ऊपर हम देख रहे थे उसमें जो रहता है मसल्स इन्वॉल्वमेंट को T2 बोल रहे थे। तो T2 जो रहता है मसल्स अगर इन्वॉल्व है तो वो T2 होता है, मस्कुलरिस प्रोपेरिया। अब ब्लैडर कैंसर में एक स्टेप आगे होता है, वो होता है T2A कि कितना है। अगर सिर्फ अंदर का इनर हाफ इन्वॉल्व है तो उसको बोलेंगे T2A। इनर हाफ अगर डेक्टोसर का इन्वॉल्व है तो T2A। और इसमें हम कैसे याद कर सकते हैं, A फॉर अंदर, तो अंदर की अगर मसल है तो T2A, B फॉर बाहर, बाहर की मसल है तो T2B। तो आउटर हाफ जो है वो T2B है। तो इसमें हमने जो है क्या डिफरेंट है, इसमें हमने मसल्स को 2 लेयर में डिवाइड कर दिया। फिर जो T3 होता है हर ऑर्गन की तरह फैट या पेरीवेसाइकल एरिया होता है। तो पेरीवेसाइकल टिश्यूज, तो अगर हम बात करें यूजुअली हम क्या पढ़ रहे थे, फैट। तो ये जो फैट होता है या पेरीवेसाइकल, तो अगर फैट जो है माइक्रोस्कोपिक है, तो अगर छोटा छोटा फैट इन्वॉल्व है तो वो होगा T3A, और मैक्रोस्कोपिक है तो T3B। तो अगर हम बात करें T3A और T3B, तो ये फैट हो गया। अब एडजेसेंट ऑर्गन जो रहता है अगर हम बात करें तो इसमें जो रहता है एडजेसेंट ऑर्गन T4 कहलाता है। इसमें T4A और T4B होता है। T4A की बात करें तो उसमें मेल्स में प्रोस्टेट इन्वॉल्व रहता है। तो अगर प्रोस्टेट इन्वॉल्व है मेल्स में तो T4A कहलाता है, जबकि फीमेल्स में यूट्रस और वजाइना इन्वॉल्व रहती है। और अगर हम बात करें T4B, तो T4B में जो रहता है वॉल इन्वॉल्व होती है, आइदर पेल्विक या एब्डोमिनल वॉल इन्वॉल्व रहती है, तो T4B कहलाते हैं। अब यहाँ पे प्रोस्टेट देख रहे हैं, ब्लैडर के केस में हम T4A मानते हैं। तो इसमें क्या खास बात होती है कि अगर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो प्रोस्टेटिक स्ट्रोमा है, तो अगर यूरेथ्रल कैंसर होता है, तो अगर यूरेथ्रल कैंसर अगर प्रोस्टेट को इन्वॉल्व करता है तो वो T2 स्टेज में आता है। बट जब ब्लैडर इन्वॉल्व करता है, तो ब्लैडर जब इन्वॉल्व करता है तो वो T4A स्टेज में आता है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यूरेथ्रा से T2 में आता है। फिर अब नोड की बात करें तो इसका जो नोड है सेम जो हमने ऊपर देखा था कि 3 कैटेगरी में, इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला रहता है N1 कैटेगरी। N1 कैटेगरी में जो रहता है सिंगल जो लिम्फ नोड होते हैं वो इन्वॉल्व रहता है। तो सिंगल जो रहता है लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा पेल्विक नोड में। तो पेल्विक इसके नोड को बोलते हैं, ये होता है पहला ऑब्ट्यूरेटर में जाता है, फिर इंटरनल एक्सटर्नल आइलियक में जाता है, और फिर प्री सैक्रल। तो इंटरनल आइलियक को ही बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक नोड। तो हाइपोगैस्ट्रिक नोड बोलते हैं इसलिए इसका जो निमोनिक होता है वो होप होता है। तो अगर हम बात करें कि H से क्या हो गया हाइपोगैस्ट्रिक, O से ऑब्ट्यूरेटर, P से प्री सैक्रल और E से एक्सटर्नल आइलियक। तो N1 में किसी भी एक नोड में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको N1 डिजीज बोलते हैं। N2 में अगर हम बात करें तो इसमें अगर मल्टीपल नोड्स इन्वॉल्व हैं, होप में अगर मल्टीपल नोड्स इन्वॉल्व हैं तो उसको बोलते हैं N2। जबकि अगर हम N3 की बात करें तो N3 में जो है बेसिकली अगर कॉमन आइलियक इन्वॉल्व होता है तो उसको बोलेंगे N3 डिजीज। तो कॉमन आइलियक का इन्वॉल्वमेंट क्या कहलाता है, N3 डिजीज कहलाता है। तो ये रहता है ब्लैडर का लिम्फ नोड। मेटास्टेसिस की बात करें तो अब ब्लैडर से जो है मेटास्टेसिस को हमने डिवाइड कर दिया है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, नोड में हमने पढ़ा ये रीजनल नोड्स होते हैं जिनको हम लोग ट्रू पेल्विक नोड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रू पेल्विक नोड। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम समझेंगे ट्रू पेल्विक नोड, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई और नॉन रीजनल लिम्फ नोड अगर मेटास्टेसिस होती है तो वो M1 कहलाता है। तो M1A जो रहता है बेसिकली जो दूसरी लिम्फ नोड्स होती हैं, ये भी M1A जो रहता है वो जो रहता है ये नोड्स ही है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नॉन रीजनल लिम्फ नोड मेट्स होगा तो M1A कहलाएगा। फिर अगर हम बात करें M1B की
तो M1B में जो रहता है वो ऑर्गन मेड्स होता है। तो अगर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है तो ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगा ब्लैडर डिस्टेंस ऑर्गन को, तो उसको बोलेंगे M1B। तो बेसिकली चाहे नोड्स हो चाहे ना हो, बट अगर ऑर्गन को इन्वॉल्व किया तो वो M1B होता है। तो यहाँ पे जो है हमने देखा मेटास्टेसिस जो है 2 ग्रुप में हो गया, उससे ऊपर 1 ग्रुप में होता है। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं प्रोस्टेट कैंसर में। प्रोस्टेट कैंसर जो रहता है यहाँ पे हम टीएनएम देख रहे हैं, बट अगर हम बात करें जब स्टेजिंग की बारी आती है तो स्टेजिंग में हम टीएनएम के साथ पीएसए और ग्रेड ग्रुप भी यूज करते हैं। यूजुअली एजेसीसी में और सारी गाइडलाइंस में ये तीनों यूज होता है। अभी हम सिर्फ जो रहता है वो इस टीएनएम स्टेजिंग देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो T1 स्टेज होता है, जो क्लिनिकल प्रोस्टेटिक कैंसर का स्टेज है, ये इसके डिस्कस करते हैं। ये मेरी डीआरई फाइंडिंग और साथ में इमेजिंग फाइंडिंग पे बेस्ड होता है। तो T1A की बात करें तो T1A जो रहता है बेसिकली इमेजिंग पे पता चलता है। ये जो रहता है यूजुअली क्लिनिकली अगर हम बात करें तो इन अपेरेंट होता है। तो T1A जो रहता है उसमें अगर हम बात करें तो अगर हम TURP करते हैं पेशेंट का और उसमें हमें अगर कैंसर मिला है और उसमें लेस देन 5% टिश्यू इन्वॉल्व है, लेस देन 5% डिसेक्टेड टिश्यू इन्वॉल्व है, तो T1A कहलाता है। जबकि T1B जो रहता है मोर देन 5% टिश्यू अगर इन्वॉल्व रहता है तो T1B कहलाता है। T1C में जो रहता है अगर हम बात करें तो यूजुअली जो रहता है अगर किसी का PSA बढ़ा हुआ है, तो जिसमें PSA बढ़ा रहता है उसमें हम जब नीडल बायोप्सी करते हैं उसमें आइडेंटिफाई होता है, तो उसको हम बोलते हैं T1C। तो T1 में क्या ध्यान देना है कि ये हमें इमेजिंग से पता चलता है, और जो T1C रहता है उसमें बेसिकली हम करते हैं जब एलिवेटेड PSA रहता है, क्लिनिकल फाइंडिंग के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। T2 की बात करें तो T2 में जो ट्यूमर रहता है अगर हम बात करें तो ट्यूमर यूजुअली प्रोस्टेट में कन्फाइंड रहता है, और इसमें जो रहता है बेसिकली 3 कैटेगरी होती है, T2A, T2B और T2C। तो अगर हम बात करें सबसे पहले T2A की, तो अगर जो कैंसर है, अगर हम बात करें प्रोस्टेट के 2 लोब्स हैं, तो अगर एक लोब में आधे से कम में कैंसर है, आधे से कम में कैंसर है, यहाँ पे कैंसर है आधे से कम में, तो ये जो रहता है आधे से कम में एक लोब में है, तो ये T2A कहलाता है। फिर अगर T2B की बात करें तो इसमें भी एक ही लोब इन्वॉल्व रहता है। अगर हम बात करें तो एक ही लोब इन्वॉल्व रहता है, बट इसमें जो कैंसर रहता है आधे से ज़्यादा होता है, आधे से ज़्यादा लोब में होता है। तो इसमें जो रहता है बेसिकली मोर देन हाफ ऑफ वन लोब, और इसमें जो रहता है एक ही लोब रहता है। अगर हम बात करें T2C, तो C का मतलब होता है कंबाइंड लोब। तो कंबाइंड लोब मतलब दोनों लोब में होता है कंबाइंड, तो वो T2C होता है। फिर अब बात करें T3 की, तो T3 जैसे हर कैंसर में हो रहा था कि ग्लैंड के बाहर हो रहा था, फैल जा रहा था, तो इसमें भी ग्लैंड के बाहर अगर चला जाएगा तो उसको बोलेंगे T3। बेसिकली अगर हम बात करें तो कैप्सूल के बाहर एक्स्ट्रा कैप्सुलर जो एक्सटेंशन होता है वो T3 कहलाता है। अब उसमें भी 2 कैटेगरी होती है, T3A और T3B। तो अगर हम बात करें कि T3A क्या होता है, तो उसमें जो रहता है सबसे पहले देखें तो उसमें जो रहता है ब्लैडर नेक इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर ब्लैडर नेक इन्वॉल्व हो रहा है और प्रोस्टेट के बाहर जो रहता है इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसे अगर हम बोलते हैं T3A। तो इसमें बेसिकली एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक एक्सटेंशन होता है और ब्लैडर नेक इन्वॉल्व होता है। जबकि बी जो है T3B से बी से बेसाइकल हम लोग याद कर सकते हैं, बेसाइकल। अगर हम इसको बेसाइकल पढ़ेंगे तो हमें याद करने में आसान रहेगी। तो T3B से बेसाइकल, तो अगर बेसाइकल इन्वॉल्व है तो T3B बोलेंगे। तो T3A क्या हुआ, प्रोस्टेट से बाहर निकला है और नेक को इन्वॉल्व कर रहा है, और T3B जो रहता है बेसाइकल होता है। अब T4 की बात करें तो T4 में जो बेसिकली अगर हम बात करें तो उसमें जो रहता है एडजेसेंट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहता है, और एडजेसेंट स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो उसमें हम सेमाइनल वेसाइकल नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि सेमाइनल वेसाइकल T3B में आता है। इसमें जो रहता है, इसमें बेसिकली जो ऑर्गन लेते हैं वो रहता है, उसको हम याद कर सकते हैं पर्ल से। तो इसमें होता है P फॉर पेल्विक वॉल। तो पेल्विक वॉल में अगर जा रहा है तो T4 होगा। अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर में जा रहा है तो T4 होगा। फिर उसके बाद प्रोस्टेट के पास क्या होता है रेक्टम, तो रेक्टम में जा रहा है तो वो भी T4 होगा। और लिवेटर मसल्स में जा रहा है
तो वो भी T4 होगा। तो ये जो 4 होते हैं बेसिकली इन्हें ही लिया जाता है, सामान्य वेसाइकल को नहीं लेते हैं। तो ये जो रहता है। दूसरा, अगर प्रोस्टेट फिक्स्ड हो गया है तो वो भी T4 में आता है। तो T4 में फिक्स्ड प्रोस्टेट भी T4 में आता है। तो ये तो क्लिनिकल स्टेजिंग था। अगर रेडिकल प्रोस्टेट के बाद अगर हम स्टेजिंग करते हैं तो वो जो रहता है वो पैथोलॉजिकल होता है। और उसकी अगर हम बात करें पैथोलॉजिकल, तो बेसिकली पैथोलॉजिकल T2 से स्टार्ट होता है। तो अगर बात करें T2 जो रहता है सिर्फ ऑर्गन कन्फाइंड ट्यूमर होता है। क्लिनिकली T2 को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे, A, B, C, बट पैथोलॉजिकल में ऐसा कोई सब डिवीजन नहीं होता है। और T3 को जो हम डिवाइड कर रहे थे T3 A, B, तो वो डिवीजन होता है। तो उसमें अगर हम बात करें T3B जो रहता है, B फॉर वेसाइकल, तो जो रहता है वेसाइकल जो है वो सामान्य वेसाइकल जो रहता है उसके इन्वेजन को T3B बोलते हैं। और जबकि अगर एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक एक्सटेंशन होगा, एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक एक्सटेंशन होगा या माइक्रोस्कोपिक ब्लैडर नेक इन्वॉल्वमेंट होगा तो इसको P3A बोलेंगे, P3A। और सेम जो है T4 क्या होगा, नियर बाई ऑर्गन, रेक्टम, पेल्विक वॉल, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, लिवेटर मसल्स, ये होगा। अब नोड्स की बात करें तो नोड्स जो था हमने देखा कि जो किडनी था उसमें नोड्स को जो था डिवाइड नहीं कर रहे थे। उसी तरीके से फिर बीच में UTUC आया और ब्लैडर आया, उन दोनों को हमने डिवाइड किया था। फिर फाइनली फिर से जो था, नहीं UTUC, इसमें ब्लैडर में हमने जो था नोड्स डिवाइड किया था N1, N2, N3, और जो था साइज के बेसिस पे UTUC को डिवाइड किया था। फिर उसके बाद हमने जो है आगे जो है प्रोस्टेट में देखेंगे तो प्रोस्टेट में फिर से किडनी की तरह जो रहता है नहीं डिवाइड होता है। इसमें बेसिकली सिर्फ एक कैटेगरी होती है कि अगर रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो उसको N1 बोलते हैं। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोस्टेट जो है उतना तेजी से ग्रो नहीं करता है, तो इसलिए पेल्विक नोड्स उतना बहुत लेट पता चलता है। उससे पहले रेडिकल प्रोस्टेट बहुत लोगों का हो जाता है। तो रीजनल लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व है तो N1 डिजीज होता है। फिर अगर हम बात करें, ये जो रहता है ये सेम RCC की तरह, कि RCC में भी जो है सिर्फ एक ही कैटेगरी है, ये सेम है, नोड्स अलग अलग हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें डिस्टेंस मेटास्टेसिस की, तो हमने देखा था कि M1 जो कैटेगरी है, ऊपर जब हम ब्लैडर कैंसर पढ़ रहे थे तो ब्लैडर कैंसर में डिवीजन चालू हो गया था। M1A जो था नॉन रीजनल लिम्फ नोड्स को बोल रहे थे, और ऑर्गन को, ये जो M1B था वो ऑर्गन था, जबकि M1A नोड्स था। अब प्रोस्टेट में क्या होता है, प्रोस्टेट में जो रहता है, प्रोस्टेट में भी जो रहेगा ए क्या रहेगा, नोट्स रहेगा, नोट्स रहेगा। और फिर जो बी रहेगा, बी फॉर बोन, तो बी फॉर बोन रहता है। और सी फॉर तो कुछ नहीं होगा, बेसिकली ऑर्गन, ऑर्गन रहता है। तो सेम उसी तरीके से इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है M1B, क्योंकि उसमें बोन का होता है। तो प्रोस्टेट भी M1A, M1B और M1C 3 कैटेगरी में इन्वॉल्व हो गया है। अगर हम बात करें, हमने देखा कि ब्लैडर में क्या हो रहा था, ब्लैडर में जो था M1A हो रहा था। A का मतलब था कि वो जो था नोड्स को इन्वॉल्व कर रहा है अदर देन रीजनल नोड्स, और M1B का मतलब था ऑर्गन। अब प्रोस्टेट में क्या हुआ, प्रोस्टेट बोन को भी इन्वॉल्व करता है, तो यहाँ पे एक नई कैटेगरी आ गई M1B। तो इस तरीके से हो गया। फिर अब आगे जो है प्रोस्टेट के बाद हम टेस्टिकुलर जर्म सेल की बात करें तो इसमें जो रहता है सेमिनोमन, नॉन सेमिनोमन दोनों एक साथ इंक्लूडेड होता है AJCC क्लासिफिकेशन में। और जो स्टेजिंग होता है यूजुअली पैथोलॉजिकल होता है, और हम जो आफ्टर इंग्वानल ऑर्किडेक्टमी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है TIS। तो TIS जो रहता है बेसिकली ये जो रहता है इंट्रा ट्यूबुलर जर्म सेल नियोप्लेजिया अगर मिलता है तो उसको TIS बोलते हैं। और दूसरा हम पढ़ ही रहे थे कि कार्सिनोमा इन सीटू पढ़ रहे थे, तो उसमें जो रहता है TIS होता है। तो TIS जो रहता है हमने कहाँ का पढ़ा, TIS बेसिकली हमने पढ़ा UTUC में भी पढ़ा और ब्लैडर कैंसर में भी पढ़ा। तो UTUC या ब्लैडर कैंसर में जो था 2 जगह हमने देखा। तो अगर हम देखें तो ये रहा ये रहा TIS यूनि ब्लैडर कैंसर में, और ये जो रहता है UTUC, इसमें हम दोनों जगह TIS पढ़े। फिर अगला जो रहता है, अगर हम बात करें तो अगला जो रहता है T1 डिजीज। T1 डिजीज तब बोलेंगे यूजुअली जो रहता है, अगर हम बात करें टेस्टिकुलर की, तो इसमें जो टेस्टिस के साथ एपिडिडाइमिस को लगभग एक ही मानते हैं। अगर हम ये समझ लेते हैं तो हमें जो है बीमारी समझ में आसान होगा। तो टेस्टिस की जब बोले तो एपिडिडाइमिस को भी इंक्लूड करते हैं। तो T1 जो रहता है वो जो रहता है, अगर हम बात करें एक जनरल क्लासिफिकेशन T1 जो रहता है, अगर सेमिनोमन नॉन सेमिनोमन दोनों के लिए, तो उसमें सेम रहता है। अगर ट्यूमर जो है टेस्टिस में लिमिटेड है, लिमिटेड टू टेस्टिस, या एपिडिडाइमिस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसको T1 बोलते हैं। और जो ट्यूनिका एल्बिजीनिया है,
अगर वो इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको हम अलग से नहीं गिनते हैं, उसको भी T1 ही मानते हैं। अब अगर कोई सेमिनोवा रहता है तो सेमिनोवा का जो रहता है हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं T1A और T1B में बेस्ड ऑन द साइज। T1A जो रहता है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर होता है, तो लेस देन 3 सेंटीमीटर होता है उसको T1A बोलते हैं, और अगर 3 सेंटीमीटर से बड़ा होता है T1B। तो ये बेसिकली सेमिनोमा के लिए होता है और ये ऑप्शनल होता है, कोई कंपल्सन नहीं है। अब अगर हम बात करें T2 की, तो T2 में अगर ट्यूमर की बात करें तो इसमें जो रहता है टेस्टिस में ही रहेगा, जो कैंसर है वो टेस्टिस में ही रहता है। बट इसमें नया क्या आ जाता है, नया जो रहता है इसमें लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन होने लगता है और ट्यूनिका वजाइनलिस इन्वॉल्व हो जाती है। तो दो चीज़ हमें क्या मिला इसमें नया, एक तो लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन मिल रहा है और ट्यूनिका वजाइनलिस जो है वो पॉजिटिव मिल रही है। ट्यूनिका एल्बुजिना का इन्वॉल्वमेंट जो है वो T1 में ही आता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो T1 और T2 जो डिजीज है ये बेसिकली ऑर्गन कन्फाइंड है। इसको अगर हम ऐसे समझे तो ऑर्गन कन्फाइंड है। इसमें बेसिकली हमें देखना है कि लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन है कि नहीं और ट्यूनिका वजाइनलिस है कि नहीं। अगर लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन होता है और ट्यूनिका वजाइनलिस रहती है तो वो T2 कहलाता है। अगर हम बात करें T3, तो T3 जो रहता है बेसिकली जो रहता है अगर कॉर्ड इन्वॉल्व कर लिया है, कॉर्ड इन्वॉल्व कर लिया है तो उसको T3 बोलेंगे। स्पर्मेटिक कॉर्ड का मतलब होता है कि T3 हो गया, और अगर स्क्रोटम में चला गया है तो वो T4 होता है। तो T3 T4 में ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड है तो T3, स्क्रोटम T4। अब नोड्स की बात करें तो नोड्स जो रहता है अगर बात करें तो इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं टेस्टिस का, N1, N2, N3। फिर हमने देखा कि जो रहता है N1 जो रहेगा बेस्ड ऑन द साइज, अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो N1 होगा, जस्ट लाइक UT UC में भी हम पढ़ रहे थे कि लेस देन 2 सेंटीमीटर है। फिर अगर हम बात करें N2 का तो 2 to 5 सेंटीमीटर के बीच में होगा तो वो N2 कहलाता है, और N3 मोर देन 5 सेंटीमीटर है। तो ये तो हो गया साइज के बेसिस पे। दूसरा रहता है नंबर। नंबर की बात करें, नंबर तो यूटी उसमें भी हम नंबर देख रहे थे कि N1 में सिंगल नोड्स इन्वॉल्व हो रहे थे, तो इसमें जो है वैसा नहीं है। अगर टोटल नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स लेस देन 5 है तो जो रहता है वो N1 होता है, और मोर देन 5 है तो N2 होता है। तो नंबर के बेसिस पे दो ही होता है, लेस देन 5, मोर देन 5। अगर 5 लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो N1 होता है, और उससे ज़्यादा अगर इन्वॉल्व है तो N2 होता है। तो अगर 6 इन्वॉल्व है तो N2 होगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर होता है यूटी यूसी का। यूटी यूसी में भी हम देख लेते हैं एक बार, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो। यूटी यूसी में जो हमने पढ़ा था तो उसमें जो था हम उसमें पढ़ रहे थे कि लेस देन 2 सेंटीमीटर N1, फिर 2 to 5 जो था N2, और मोर देन 5 जो था N3। तो ये साइज के बेसिस पे और नंबर के बेसिस पे बात करें तो अगर सिंगल लिम्फ नोड है तो जो रहता है वो N1 होता है, और N2 में जो रहता है वो मल्टीपल होता है। और सिंगल होगा तब सिर्फ अभी मल्टीपल मान लेते हैं, क्योंकि अगर साइज बड़ा होगा तो वो N2 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मल्टीपल जो रहता है N2 होता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर जो अगला है, फिर उसके बाद नोड्स के बाद हम जो है फिर देखते हैं मेटास्टेसिस का। मेटास्टेसिस इसमें बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम टेस्टिस में देख रहे हैं 2 कैटेगरी में, और 2 कैटेगरी में अभी हमने पढ़ा किसमें डिवाइड करते हैं, ब्लैडर में भी 2 कैटेगरी में करते हैं। तो टेस्टिस में जो रहता है तो हमने देखा नॉन रीजनल नोड्स। तो M1A क्या होता था, नोड्स होता था, तो नॉन रीजनल नोड्स होगा वो जो रहता है M1A होता है, और जो रहता है ऑर्गन जो रहता है M1B होता है। तो ये यूजुअली जो है हमने टेस्टिस में ब्लैडर में भी याद किया था। बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, लंग। अगर लंग इन्वॉल्वमेंट है तो वो M1A में आता है टेस्टिस के केस में, क्योंकि उसकी प्रोग्नोसिस अलग होती है अदर विसरा से। तो हमने जो ब्लैडर में पढ़ा था, ब्लैडर में भी जो था उसमें जो था M1A था, M1A में था नॉन रीजनल नोड्स, और M1B था उसमें जो था ऑर्गन्स इन्वॉल्व था। जबकि हम जब प्रोस्टेट पढ़ रहे थे तो प्रोस्टेट में 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड था। प्रोस्टेट की बात करें तो उसमें था M1A, B और C। तो B फॉर बोन होता था, तो बाकी सेम होता था। तो M1A जो रहता था वो नोड्स में, नॉन रीजनल नोड्स, और C जो रहता था वो डिस्टेंट ऑर्गन में। तो ये जो था ये प्रोस्टेट में था। और अगर हम बात करें तो ये ब्लैडर में था। तो ये प्रोस्टेट और ये
ब्लैडर में था। तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, जबकि हमने देखा था यूटीयूसी में जो था, यूटीयूसी में जो था एम का कोई डिवीजन नहीं था, और उसमें जो अगर हम बात करें रीनल सेल कैंसर तो आरसीसी में भी कोई नहीं था। तो ये यूटीयूसी में हम देख सकते हैं कोई भी नहीं था, और आरसीसी में भी कोई सब डिवीजन नहीं था। फिर टेस्टिकुलर के बाद एक टेस्टिकुलर में सबसे खास चीज होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एजेसीसी में जो है पीएसए यूज होता है प्रोस्टेट में स्टेजिंग के लिए, वैसे टेस्टिकुलर में सीरम ट्यूमर मार्कर होता है। तो सीरम ट्यूमर मार्कर जो रहता है यूजुअली हम मेजर करते हैं आफ्टर ऑर्किडेक्टमी के बाद ही करते हैं, यूजुअली कीमोथेरेपी से पहले। तो इसमें 3 होते हैं, 3 जो अगर हम बात करें तो एक होता है ए से अल्फा फिटोप्रोटीन, बी से बीटा एससीजी, और तीसरा जो रहता है एलडीएच। तो हो गया अल्फा फिटोप्रोटीन, बीटा एससीजी और एलडीएच। तो जो अल्फा फिटोप्रोटीन है उसको हम लोग नैनोग्राम पर एमएल में लेते हैं, बीटा एससीजी को इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में, और एलडीएच में हम लोग लेते हैं कि अपर लिमिट से कितने टाइम बढ़ा है। तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बेसिकली S1, S2 और S3। तो हमें जो याद करना है, हम अगर S2 कैटेगरी याद कर लेंगे तो हमें सारी याद हो जाएंगी। S2 की अगर हम बात करें तो S2 में जो अल्फा फिटोप्रोटीन होता है, जो वैल्यूज होती है इसी सीक्वेंस में बढ़ती भी हैं। तो अल्फा फिटोप्रोटीन 1000 से 10,000 के बीच में रहता है, तो वो S2 कहलाता है। अगर 1000 से कम होगा तो वो क्या कहलाएगा S1, और 10,000 से ज्यादा होगा तो S3, इस तरीके से। फिर बीटा एससीजी, अब 1000 के बाद बीटा एससीजी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये 5000 होता है। तो 5000 से अगर कम होगा तो S1, 50,000 से ज्यादा होगा तो S3। तो 5000 से 50,000 के बीच में जो रहता है 5000 to 50,000 बीटा एससीजी होता है। और एलडीएच की बात करें तो 1.5 से 10 टाइम्स होता है अपर लिमिट का। तो अगर लेस देन 1.5 होगा तो S1 होता है, अब मोर देन 10 टाइम्स होगा अपर लिमिट का तो S3 होता है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो अगर इसमें कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो अगर जो रहता है हाईएस्ट एस कैटेगरी जो रहती है वो एस स्टेज को डिफाइन करती है। तो ये रहता है टेस्टिकुलर ट्यूमर। फिर अब हम बात करते हैं पेनाइल कैंसर की। तो पेनाइल कैंसर में जो रहता है इसमें भी जो रहता है CIS की तरह TIS होता है। तो इसमें भी जो TIS रहता है वो कार्सिनोमा इन सीटू होता है। और पेनाइल कैंसर में 2 कार्सिनोमा इन सीटू होते हैं। एक होता है एरिथ्रोप्लेसिया ऑफ क्यूरेट, ये यूजुअली जो रहता है ग्लैंड्स पे के CIS को बोलते हैं, जबकि बाउंस डिजीज जो रहता है शैफ्ट के CIS को बोलते हैं। फिर जो अगला कैटेगरी होता है वो TA जो रहता है, हम देखें तो बेसिकली इसमें नॉन इन्वेजिव जो रहता है नॉन इन्वेजिव वेरेक्कस कैंसर होता है। वेरेक्कस कैंसर होता है अगर कोई उठा हुआ कैंसर रहता है, जैसे पैपिलरी हम ऊपर देख रहे थे यूटीयूसी में, उसी तरीके से इसमें जो रहता है टीए रहता है, वेरेक्कस या एक्सोफिटिक ट्यूमर रहता है। तो ये जो रहता है टीए रहता है। अगर हम बात करें T1 की, तो T1 जो रहता है इसमें भी जो रहता है सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो अगर सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू को इन्वॉल्व करता है तो उसको बोलते हैं सेक, तो उसको बोलते हैं T1। तो ये जो रहता है फर्दर क्लासिफाइड होता है T1A और T1B। तो T1A और T1B जो रहता है, अगर हम बात करें तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है मेनली सिर्फ लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन जो रहता है उस पे होता है। तो अगर हम बात करें कि कोई भी हाई रिस्क फीचर नहीं है तो वो T1A होता है। नो हाई रिस्क फीचर तो T1A होता है। अगर लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन है या पेरीन्यूरल इन्वेजन है या हाई ग्रेड ट्यूमर है जो पोअरली डिफरेंशिएटेड होता है तो उसको T1B बोलते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस T1A और T1B होता है। फिर अब हम जो है अगला जो है वो होता है T2, T3 और T4। तो अब इसको याद करना बहुत सिंपल है। यूरेथ्रा का इन्वॉल्वमेंट जो होता है पेनाइल कैंसर में उसको हम नहीं लेते हैं, अब चेंज हो गया है। तो बस हमें इतना याद रखना है कॉर्पोरा। तो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा जो रहता है उसमें 1 C है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा में 2 C है। तो इसमें जब रहता है 1 C है तो इसको T2 में लेते हैं, और जब 2 C है तो इसको T3 में लेते हैं। तो हमें याद करना है कॉर्पोरा स्पंजियोसा। तो 1 C है तो इसको जिसका ज्यादा C होगा वो हायर में होगा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो रहेगा T3 में होगा। इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर अगर एडजेसेंट स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रहा है पेनिस तो उसको T4 बोलते हैं। उसमें बेसिकली प्यूबिक बोन, एब्डोमिनल वॉल हो सकता है, स्क्रोटम और प्रोस्टेट हो सकता है। तो अगर प्रोस्टेट को इन्वॉल्व करता है, स्क्रोटम को इन्वॉल्व करता है तो T4 बोलते हैं। फिर अब नोट्स की बात करें तो इसमें भी जो नोट्स हैं 3 तरीके से हो सकता है, N1, N2, N3। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ऊपर देखा था हमने टेस्टिस का जो था साइज पे, इसका जो रहता है बेसिकली जो रहता है नंबर्स पे होता है। तो अगर
सिंगल है सिंगल है और यूनिलेटरल है, तो ऐसे केस में N1 डिजीज होता है। N1 डिजीज क्या हो गया? सिंगल यूनिलेटरल, जैसा हमने उसमें पढ़ा था यूटीयूसी में। फिर अगर मल्टीपल नोड्स हैं या दोनों तरफ है, बायलेटरल को भी एक तरीके से मल्टीपल बोल सकते हैं, तो ये जो रहेगा ये N2 होगा। तो जस्ट लाइक यूटीयूसी में हम पढ़ रहे थे कि अगर सिंगल है तो N1 होता है और जो मल्टीपल रहता है तो N2 रहता है। तो यूटीयूसी में अगर हम कह सकते हैं कि उसमें टेस्टिस वाला भी क्लासिफिकेशन है जिसमें नंबर का है, और पेनिस वाला भी है जिसमें पेनिस वाला नंबर का है, और टेस्टिस वाला क्लासिफिकेशन जिसमें हम साइज लेते हैं। तो दोनों क्लासिफिकेशन है यूटीयूसी में। फिर अगर पेल्विक लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रहा है, तो पेल्विक लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है तो हम पेनाइल कैंसर में उसको N3 मानते हैं, या एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन है इंग्वानल लिम्फ नोड का, तो वो भी N3 होता है। अगर हम मेटास्टेसिस की बात करें, तो मेटास्टेसिस एकदम किडनी की तरह होता है, या यूटीयूसी भी हम कह सकते हैं। तो उसमें भी जो रहता है एक ही ग्रुप रहती है। तो इसमें अगर रीजनल लिम्फ नोड्स के बियॉन्ड है तो उसको डिस्टेंस मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो ये रहता है पेनाइल कैंसर। फिर अब बात करें यूरेथ्रल कैंसर की, तो यूरेथ्रल कैंसर जो रहता है सेम जो रहता है पेनाइल या ब्लैडर कैंसर की तरह डेप्थ ऑफ इन्वेजन पे बेस्ड होता है। और इसमें भी जो रहता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो TIS और TA क्लासिफिकेशन होता है। तो TIS जो रहता है वो सेम कार्सिनोमा इन सीटू, और TA जो रहता है नॉन इन्वेजिव पैपिलरी कार्सिनोमा होता है। तो इसमें अगर हम बात करें, फिर इसमें T1 जो रहेगा उसमें जो रहेगा सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू सेक जो रहेगा वो T1 रहेगा। जबकि T2 की बात करें तो T2 जो रहेगा हमने अभी याद किया था वो कॉर्पोरा स्पंजियोसा, और T3 कॉर्पोरा कैवर्नोसा ये रहता है, और T4 एडजेसेंट ऑर्गन। तो ये तो T2, T3 और T4 रहता है। अगर हम बात कर रहे हैं मेल्स के केस में कॉर्पोरा स्पंजियोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एडजेसेंट ऑर्गन। अब बात करते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि अगर पेरीयूरेथ्रल मसल्स हैं, यूरेथ्रा की चारों तरफ मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो T2 में आता है। और फीमेल्स के केस में वो यूरेथ्रो वजाइनल मसल्स हो सकते हैं, यूरेथ्रा और वजाइनल दोनों की मसल्स हो सकती हैं। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर मसल्स इन्वॉल्व हो रहा है यूरेथ्रो वजाइनल मसल्स, तो वो T2 में होता है। बट अगर वजाइना इन्वॉल्व होती है तो वो T3 होता है। जबकि मेल्स में अगर प्रोस्टेट इन्वॉल्व होता है तो वो T3 डिजीज होता है। और T4 की बात करें तो T4 एडजेसेंट ऑर्गन, जिसमें ब्लैडर, रेक्टम या पेल्विक वॉल आता है, वजाइना नहीं आती, वजाइना प्रोस्टेट नहीं आता है, वो एडजेसेंट ऑर्गन में नहीं है। तो ब्लैडर, रेक्टम और जो रहता है पेल्विक वॉल। फिर अगर हम बात करें कि कोई ट्यूमर अगर यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम में है, तो उस केस में जो रहता है मसल्स नहीं होते हैं, तो हम T2 स्टेज नहीं यूज करते हैं। वो जो रहता है या तो T1 होगा या तो T3, T4 होगा बेस्ड ऑन द डेप्थ। अगर हम बात करें रीजनल लिम्फ नोड्स का, तो रीजनल लिम्फ नोड्स जो रहता है जैसे पेनाइल और ब्लैडर का होता है, सेम इंग्वानल लिम्फ नोड बेसिन होता है इसका। और ये जो रहता है 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। यूरेथ्रल कैंसर की बात करें तो N1, N2 और N3। तो N1 जैसे पेनाइल में था सिंगल होगा तो N1, मल्टीपल होगा तो N2, यही सेम यूटीयूसी में भी था। और N3 जो रहता है, तो N3 में जो रहता है पेल्विक लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं, या एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन होता है। तो ये सेम जो है पेनाइल कैंसर में भी सेम ऐसा ही मिलता है। तो यूरेथ्रल और पेनाइल सेम हो गया। और मेटास्टेसिस जो रहता है डिस्टेंस, ये भी सेम पेनाइल कैंसर की तरह है। फिर अब बात करते हैं एडेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा। तो एडेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा की बात करें तो इसमें जो रहता है बेस्ड ऑन द साइज, सबसे पहले हम जो है T1 ट्यूमर होता है। T1 ट्यूमर जो रहता है, अगर ट्यूमर जो रहता है लेस देन 5 सेंटीमीटर, ये किडनी के पास होता है, इसलिए साइज क्राइटेरिया इसमें भी होता है। किडनी में यूजुअली जो पहला रहता है लेस देन 7 होता है, जबकि इसमें लेस देन 5 होता है। और दूसरा वाला होता है मोर देन 7, तो इसमें मोर देन 5 होता है। ये दोनों जो रहेंगे इसमें बेसिकली ऑर्गन कन्फाइंड होगा जस्ट लाइक किडनी। फिर अब T3 की बात करें तो T3 जो रहता है उसमें सराउंडिंग टिश्यू में इन्वेड कर जाता है। तो सराउंडिंग टिश्यू में इन्वेड करेगा, यहाँ पे एक वर्ड ध्यान देना है, टिश्यू। हम किसी ऑर्गन की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्गन्स को नहीं लेते हैं, हम सराउंडिंग टिश्यूज को लेते हैं। ऑर्गन अगर जब हम एडजेसेंट ऑर्गन बात करते हैं तो एडजेसेंट ऑर्गन जो है T4 स्टेज कहलाता है। उसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो किडनी जो है वो एडजेसेंट ऑर्गन में आता है, T3 में नहीं आता है, सराउंडिंग टिश्यू नहीं रहता है। फिर जो रहता है डायफ्राम में जा सकता है एड्रेनल के ट्यूमर। फिर एड्रेनल के पास और क्या होता है, पैनक्रियाज होता है, स्प्लीन और लीवर होता है, प्लस
अगर रीनल वेन और आईबीसी में भी जाता है तो T4 होता है, जबकि किडनी के केस में रीनल वेन और आईबीसी T3 होता है, T3 इन केस ऑफ किडनी आरसीसी के केस में, जबकि एड्रिनल कॉर्टिकल कार्सिनोमा के केस में T4 होता है। अगर हम नोड और मेट्स की बात करें तो सेम किडनी की तरह दो ही स्टेज होते हैं, N1 और M1। इसमें अगर रीजनल लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसिस होती है जो कि पेरी एड्रिनल या रीनल हाइरर को बोलते हैं, तो वो N1 होता है, जबकि डिस्टेंस मेट्स को M1 बोलते हैं। तो सेम जो रहता है होता है। ये रहा एड्रिनल का, ये ओवरऑल जीयू का जो है TNM स्टेजिंग।